फिर उनकी तबीयत बिगड़ती गई। घर की इतनी स्थिति नहीं थी कि मुझे अच्छा नाश्ता मिल जाएगा, कुछ भी 4 शाम उसको जोड़ लीजिए कि खाना नहीं बना। पढ़ाई का जो सपना था वो तो ख़त्म ही हो गया। सुबह से लेकर रात तक मेरा एक ही सपना था कि मैं इस जंजाल से कैसे निकलूं, इस संघर्ष से कैसे निकलूं, और मैं नहीं निकलूं, पूरे परिवार को लेकर कैसे निकलूं। सफलता का मतलब ये नहीं है मेरे नज़र में कहीं से कि आप उनके तरह हो जाए, आप उनके तरह हो जाए। क्या सफलता का मतलब खूब पैसा या बड़ा पद प्राप्त कर लेना ही है? अगर ऐसा होता तो दशरथ माझी जैसे व्यक्तित्व पे फिल्में नहीं बनती। ऐसे ही सच्ची संघर्ष गाथा ये समझाती है कि सफलता से कहीं महत्वपूर्ण वो सार्थक संघर्ष है जो जीवन में आई मुश्किलों और चुनौतियों के चट्टान को चीरते हुए जीवन की राह निकालने में सफल रहती है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही सार्थक संघर्ष के बारे में। तो आज हमारे साथ हैं दिलीप कुमार भट्ट जी। आज हम जानेंगे इनके सार्थक संघर्ष के बारे में। इनकी ज़िंदगी बहुत ही संघर्षपूर्ण रही है, तो इनके संघर्ष के बारे में जानेंगे, ज़िंदगी के बारे में इनका क्या नज़रिया है और जो संघर्ष इन्होंने झेला है तो उसके बारे में इनका क्या कहना है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे मेंटोर व्यू चैनल पे। नमस्कार सभी दर्शकों को। आपका बचपन कैसे गुजरा और फिर कैसे ज़िंदगी बदलती गई और नए नए संघर्ष से आप रूबरू होते गए, इस बारे में थोड़ा बताइए ताकि सुनने वालों को हौसला मिले। ये बचपन ठीक ठाक चल रहा था, जैसे सामान्य आदमी का चलता है वैसे सब कुछ ठीक था। उस समय क्या हुई कि मैं जब 7th क्लास में पढ़ रहा था तो मेरे पापा का तबीयत ख़राब हो गया। तबीयत ख़राब नॉर्मल जैसे होता है हुआ, बट 2-4 दिन रहे, उसके बाद उनके अच्छे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। फिर उनकी तबीयत बिगड़ती गई, अच्छी नहीं हुई। फिर जब स्वास्थ्य अच्छा हुआ तो उसके बाद उनको जस्ट पैरालिसिस मार दिया। पैरालिसिस मारने के बाद वो काफ़ी बीमार चलने लगे और उनके बाद उनको किडनी में प्रॉब्लम आ गया, हार्ट में प्रॉब्लम आ गया। काफ़ी संघर्ष भरा जीवन शुरू हो गया मेरा। तो हम उनको अपने जगह जगह ले जाते थे। उस समय में मेरी कहीं कोई संपर्क नहीं थी, बच्चे थे हम। आप एक तरीके से बचपन ही होता है, 7वीं क्लास में तो आदमी बच्चा ही होता है। बिल्कुल बच्चे थे और सभी मतलब लोगों से हेल्प लेके डॉक्टर के पास जाना। मतलब ये बताऊं कि मेरे समस्तीपुर हमको देखा हुआ नहीं था, जो मेरा डिस्ट्रिक्ट टाउन है, वो मुझे जानकारी नहीं थी। फिर ऐसे ही देखते गए, इलाज होता गया। इलाज होते होते डॉक्टर बोला कि देखो अब पूर्णतः इनको ठीक होना मुश्किल है और ऐसे ही संघर्ष करो, कोशिश करो, ठीक हो जाएंगे। हम कोशिश करते गए। एक तरफ उनकी ज़िंदगी थी और एक तरफ मेरे पास जो भी थे, सोर्स ऑफ इनकम का रास्ता, प्रॉपर्टी था, खेती होता था। पापा थे तो पापा तो बीमार ही हो गए। मतलब सोर्स ऑफ इनकम कहा जाए तो वही इकलौता जो सोर्स ऑफ इनकम घर में थे वो उन्हीं के, मतलब कमाने वाले वही आपके पापा ही थे। हाँ, उन्हीं से मतलब मेरे यहाँ का जो भी खर्च चलता था घर का घरेलू, वो सब उन्हीं के साथ मतलब इनकम से चलता था। साथ में थोड़ा बहुत दादाजी से प्रैक्टिस करते थे गांव में। तो उस ज़माने में उतनी सुविधा नहीं थी गांव भर में, तो जैसे करते थे। और दादाजी बुजुर्ग भी होंगे उस एज में, उतना पार भी मतलब नहीं हो पाता है। दादाजी का उम्र अप्रॉक्स 80 के करीब होगा, 80 साल के करीब। तो अपना प्रयास कर रहे थे, करते गए। उसके बाद हमारे जो मतलब रिश्तेदार अगल बगल हैं और रिश्तेदार हैं, वो सब बोले कि अब तो देखिए सारी जिम्मेवारी आप पे है, आपको कुछ करना पड़ेगा, तो आप कुछ तो करना पड़ेगा। फिर बोले कि आप जहाँ यहाँ रह रहे हैं तो ऐसा कीजिए कि बाबा प्रैक्टिस करते थे तो आप थोड़ा बहुत दवाई रखिए। अब मेरे पास तो इतना भी पैसा नहीं था कि मैं दवाई लाऊं, किस पैसे से लाऊं और कहाँ होलसेल होता है या फिर जनरल स्टोर अगर करना है तो जनरल स्टोर का सामान कहाँ से आएगा, मुझे तो कोई जानकारी थी नहीं, मैं तो एकदम बच्चा था। फिर मैं कोशिश किया तो मुझे अच्छी तरह याद है कि उस समय में मेरी माँ 511 रुपये मुझे दी थी कि कौन से ईस्वी की बात ये है आपको अप्रॉक्स 93 या 92 का लगभग। तो हमने प्रयास शुरू किया और मैं एक चाचा है गांव के, वो MR का काम करते थे, तो वही लिख के कि देखो यहाँ दवा मिलता है, यहाँ जनरल स्टोर की दुकान है और यहीं से सारा सामान इस डिस्ट्रिक्ट में जाता है, होलसेल की दुकान है। तो उस समय आपकी उम्र कितनी थी? मेरी उम्र 7th में थे, तो आप अंदाज़ लगा लीजिए कितनी होगी। बस यही 12 से 13 साल होना चाहिए, अप्रॉक्स यही था। तो मैं एक आदमी है गांव के ही, उन्हीं के साथ कहा कि देखिए भैया हमको तो गांव देखा हुआ है नहीं, मेरे पास साइकिल भी नहीं थी, तो मैं एक आदमी से साइकिल मांगे और उनके साथ समस्तीपुर गए। फिर वो
थोड़ा सा जनरल स्टोर का सामान और जो कंज्यूमर का होता है यही लाए। और मेरे पास तो पूंजी नहीं थी, घर की आर्थिक स्थिति कब थी ख़राब थी कि मैं आपको वर्णन नहीं कर सकता हूँ। जाहिर सी बात है, सोर्स ऑफ इनकम जो कमाने वाले हैं वही जब बीमार पड़ जाएंगे तो समझ सकते हैं और उस समय में क्या हुई कि मेरे घर में 10 आदमी का परिवार था, 10 से 11 आदमी का अप्रोक्स परिवार था। तो उस समय अब तो मुझे लग रहा था कि दिन में ही क्या तारे दिख रहे हैं, तो समझ में आ नहीं रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैं वही जनरल स्टोर का सामान लाया और शुरू किया। शुरू करने के बाद मेरी कोशिश रही कि अब तो मुझे ही करना है। मैं उसके बाद 10th का एग्ज़ाम दिया। 10th का एग्ज़ाम देने में मैं जैसे समस्तीपुर में मेरा सेंटर पड़ा, तो मैं ये टिफ़िन से पहले 10 मिनट पहले निकल जाता था कि मुझे सामान ख़रीदना है दुकान के लिए। ऑर्डर दे के आ गया, मेरा माल बना गया और फिर मैं एग्ज़ाम देने आता था। 10 मिनट पहले निकलता था कि भीड़ में लेट ना हो जाए, और मैं आ जाता था घर पे। और उस समय में घर की इतनी स्थिति नहीं थी कि मुझे अच्छा नाश्ता मिल जाएगा, कुछ भी चलो जो था मिल गया, नहीं मिला तो कोई बात नहीं है। मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। इस दरम्यान एक ऐसे समय आए कि मेरे यहाँ 3-4 मतलब 2 दिन तक कह लीजिए, 4 शाम उसको जोड़ लीजिए कि खाना नहीं बना। और मुझे आज ये बोलने में कोई शर्म नहीं आ रही है जो मेरे साथ तो उस समय क्या आपको क्या महसूस होता था? आप तो खुद एक तरीके से बच्चे ही थे। मुझे यही ऐसा अफसोस होता था कि मैं दाहिना देखूं या बायां देखूं, आगे देखूं या पीछे देखूं, मेरे चारों तरफ गड्ढे गड्ढे नज़र आ रहे थे। अब एक ही रास्ता था कि केवल संघर्ष और संघर्ष। तो मैंने यही मन में सोचा कि चलो अब तो संघर्ष ही करना है। फिर मैं इसी तरह सामान लाने लगा। फिर क्या, मैं किसी तरह मैट्रिक पास कर गया। पढ़ाई का जो सपना था वो तो ख़त्म ही हो गया। फिर मैंने इंटर में भी एडमिशन लिया। इसी दरमियान फिर समस्तीपुर ही सेंटर पड़ा। मैं ऐसे ही जाता था एग्ज़ाम देने, और उसके इस बीच में मैंने एक साइकिल भी ख़रीदी जो सेकेंड हैंड था। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है कि मैंने 350 रुपये में साइकिल खरीदी थी। तो उससे काफ़ी संघर्ष हुआ। मैं जब अपने दोस्तों लोगों को साथ देखते थे गांव में कि वो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं या किसी और चीज़ का अपना गेम कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो हमको भी मन होता था कि काश मेरा भी समय अच्छा रहता तो मैं भी ये करता। लेकिन मैं वहाँ रुकता इसलिए नहीं था कि मैं टूट जाऊँगा, और मेरा मन होने लगा कि मैं भी खेलूँ। इसलिए मैं अपना जो कर्म था, जैसे समस्तीपुर जाना है तो जाना है, फिर मैं वहाँ खेल रुकता नहीं था। तो और कुछ दोस्त कहते थे कि अरे तुमको जान से काम नहीं है, मतलब इतनी धूप रहती थी चिलचिलाती कि वो कहते थे जान से काम नहीं है। मैं मुस्कुरा के कह देता था, कुछ नहीं बोलता था, कह देता था ठीक है। और मैं जब उधर से आता था तो भी लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, फिर कहते थे कि जान से काम नहीं है। हम कहे नहीं कोई ठीक है। मैं अपनी दुकान पे आता था और मुझे एक समझ में आया दिमाग में कि अब मैं क्या करूं। तो कस्टमर लोग जो आते थे ना, ग्राहक, तो उनका था क्या कि आप जैसे ये सामान गांव में नहीं मिलता है तो देखिए ना, आप जाते हैं बाजार, आप ला दीजिएगा ना हमको। तो मैं इस तरह से अपना सामान उनको ला देता मतलब था। उनकी ज़रूरत की सामान आप नोट कर लेते थे और फिर उसको होलसेल रेट पे वहाँ से ले आते थे और उसको फिर रिटेल रेट पर उनको। मेरे घर के बगल में एक कुआं है जिसपे आंवला का पेड़ था, अब नहीं है। तो वहाँ कस्टमर सब मेरा इंतज़ार करते थे कि वो आएंगे तो हमको देंगे सामान। मैं फिर ऐसे ही सामान देता गया और किसी तरह घर गृहस्थी चलने लगा। अब जैसे कई बार मार्केट से आने के बाद आपको ऑर्डर मिलता होगा, और वो जैसे मार्केट से आप चले आए और कोई कस्टमर आ गया कि अब ये हमको सामान चाहिए। हाँ, तो ऐसे में क्या करते थे कि ना कि जैसे 8 बजे तक हम अपना दुकान पे रहे, और 8 बजे के बाद उस समय मोबाइल का सुविधा नहीं था। तो हम क्या करते थे कि 8 बजे फिर साइकिल से यहाँ से चल दिए, जो रूखा सूखा घर में मिला वो लेके और फिर चल दी। और मतलब दोबारा हाँ, सेम डे में। हाँ। और मार्केट की दूरी यहाँ से अप्रॉक्स 18 किलोमीटर है। तो 18 किलोमीटर आप गए आए और फिर दोबारा किसी दिन। हाँ, मतलब हमको लगता है कि मेरे जीवन में ऐसे कम से कम 200 दिन होंगे कि मैं दोबारा गया हुआ हूँ। और जो भी हुआ सामान ले लिया मैं सामान लेने के बाद एक मेरे चाचा जी वहाँ रहते थे समस्तीपुर में, उसी तरह साइकिल पे सामान था और उनके डेरा में रख देते थे और सो जाते थे। और सुबह 4 बजे हम उठते थे ताकि यहाँ दुकान खुले, लोग को जगने से पहले हम यहाँ अवेलेबल हो जाए, सामान सही से समय लोगों को दे पाएँ। तो हम आ जाते थे वहाँ से और फिर सामान देते थे। इस बीच हमको लगता है कि ऐसा भी समय आया कि मैं लगभग तकरीबन 100 दिन जैसे थके हुए हूँ, एकदम मन बेचैन है। उस समय में न बिजली की सुविधा थी, न पंखा था, कुछ भी नहीं था। तो जैसे कुर्सी पर ऐसे आराम से बैठे बाहर में, नींद आ गई तो सुबह हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। फिर अपनी जो दुकान का ड्यूटी है वो करने लगे, किसी तरह परिवार चलने लगा। धीरे धीरे उनकी तबीयत लास्ट में जब ज़्यादा बिगड़ गई तो उनको एडमिट करना पड़ा। काफ़ी दिन एडमिट रहे, तकरीबन 1 महीना। पैरालिसिस का
मतलब पैरालिसिस होना और उनके गुजरने के बीच में कितना साल वो पैरालाइज? लगभग 10 साल रहा, 10 साल। 10 साल। तो बीच में तो ये लगता होगा ना कि अब सुधार हो रहा है, और बीच में तो चलते फिरते भी थे वो। तो हम लोग ऐसा मान लिए थे कि चलो अब आर्थिक रूप से नहीं, ये शारीरिक रूप से तो ये तबीयत खराबी है इनकी, काम नहीं कर रहा, बट एक गार्जियन के रूप में तो अपना सलाह मशवरा देते रहेंगे और सर पे एक रहेगा हाथ। तो मैंने ऐसा सोच के इस तरह से जीवन जीना शुरू कर दिया, संघर्ष करते रहे। फिर अचानक इनकी तबीयत बिगड़ गई और 1 महीने एडमिट रहे, फिर एक्सपायर कर गए। और जब एक्सपायर कर गए तो मुझे तो लगा कि पहाड़ ही टूट पड़ा है, मैं कैसे क्या करूं। अब तो मैं कोई विचार देने वाला भी नहीं। और इस समय तक सिर्फ 1 बहन की शादी हुई थी और इसके बाद मुझे 4 बहन की शादी करनी है। काफ़ी दिक्कत आ रहा था कि मैं कैसे करूंगा, क्या करूंगा। उस समय दादाजी की तबीयत कैसी रहती थी? उस समय दादाजी की तबीयत ख़राब होती थी, फिर ठीक हो जाती थी, ख़राब होती थी, फिर ठीक हो जाती थी। बट उस समय अच्छे थे जब पापा एक्सपायर किए। फिर पापा एक्सपायर कर गए। एक्सपायर होने के बाद और लगा, फिर बहुत सारी दिक्कत आई जीवन में। मैं प्रयास करता रहा। फिर और बहन लोगों की शादी करनी थी, फिर मैं कोशिश करता रहा। तो इस दरमियान कुछ मेरे रिश्तेदार थे, वो लड़का वगैरह बताए, हम गए, हमको कुछ समझ में आ नहीं रहा था। वो जैसे बताए, जैसे देखे, कहे ठीक है अब कर लेंगे। एक दिन की बात है कि जब मैं बहन की शादी फाइनल करके आ रहा था, तो मेरे घर से तकरीबन 6 किलोमीटर है कल्याणपुर, फाइनल करके आ रहा था डेट। तो एक लड़का इधर का मिला हमारे गांव का, तो बोलता है कि आप यहाँ हैं, आपके दादाजी एक्सपायर कर चुके हैं। अब तो मेरे मतलब मन में क्या कहें, पूरे दिमाग में शॉट लग गया कि हे भगवान अब कैसे होगा। फिर मैं वहाँ से आया और रास्ते में ये नहीं सोचा कि मेरे दादाजी मर गए हैं, मैं ये सोच रहा था कि उनका क्रियाक्रम कैसे करना है। नशे का मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं था, मैं कोशिश कर रहा था, संघर्ष कर रहा था। हाँ, मतलब इस किसी तरीके से इनकम मैनेज करके परिवार चल जाए, वही। हाँ, बस वही हो रहा था। और बहन की शादी के लिए भी भगवान पे ही छोड़ दिए थे कि अगर किसी रिश्तेदार से थोड़ा हेल्प मिल जाए तो भगवान किसी तरह पार लगा दे। अब ये सुने, फिर हम घर रास्ते यही सोचते हैं कि मेरे दादाजी मर गए, ये कम सोच रहे थे। सोच ये रहे थे कि इनका क्रियाक्रम कैसे होगा। फिर आए, ऊपर वाले के कृपा से किसी तरह क्रियाक्रम हुआ, इनकी श्राद्ध हो गई। काफ़ी संघर्ष करना पड़ा उसमें, सभी चीज़ को वर्णन करना संभव नहीं है। तो अब मेरे रिश्तेदार लोग कहने लगे कि देखो तुम्हारा तो बहन की शादी है, डेट फिक्स है, तुम ऐसा करो कि इसका डेट कैंसिल कर दो। नहीं, मैंने बोला कि नहीं, मुझे जीवन में संघर्ष ही लिखा हुआ, ऊपर वाले लिख दिए हैं, तो मैं इसको स्टॉप नहीं करूँगा, रोकूंगा नहीं डेट। और मैं डेट बढ़ा दूंगा अगर 6 महीना मान लीजिए, तो फिर भी तो हमको संघर्ष करके ही करना है, तो क्यों नहीं कर ही लूँ। जो होगा, जैसा होगा, जैसा भी होगा। मैंने सिर्फ ऊपर वाले पर विश्वास किया और अपने मन को कोशिश किया कि चलो आत्मा जो है जैसे होगा हो जाएगा। मेरा प्रयास यही रहा। फिर धीरे धीरे दोनों बहन की शादी हुई, सब कुछ ठीक चलने लगा। फिर मैं एक चौथी बहन का शादी किया, शादी भी ठीक ठाक से हो गई मिला जुला के। फिर कुछ मेरे रिश्तेदार थे, वो समझाए कि नहीं, ये भी एक जीवन का पहलू है। फिर कहा कि चलो जीवन में सब किए तो एक बार ये भी कर लेते हैं। मतलब जीवन जैसे लोग शादी करते हैं, मेरा शादी उस ढंग से नहीं हुआ। मेरा एक ही था कि चलो ये भी एक काम है, कर लेते हैं, अगर मेरे रिश्तेदार लोग बोल रहे हैं तो, इसलिए कर लिए शादी। फिर शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अब ऊपर वाले को कुछ थोड़ा सा और संघर्ष का एग्ज़ाम लेना था हमसे। तो इस बीच में मेरी माँ बीमार हो गई और माँ को कैंसर साबित हो गया। तो फिर मैं उसके इलाज के लिए दर दर भटकने लगा। फिर जो मैं धीरे धीरे अपने सिस्टम में आया, उस सिस्टम फिर बिगड़ गया और उनको काफ़ी इलाज चला। तो उसके बाद एक छोटी बहन की शादी करनी थी। तो मुझे आज भी अच्छी तरह याद है, जो जब मेरी माँ का मतलब डेथ करने से 2 महीने पहले लास्ट में एक डॉक्टर लिखा था इंजेक्शन, जिसकी कीमत था आपको 26,000 के अप्रॉक्स, और महीने में 4 पड़ना था वीकली एक। तो मेरी माँ को आँख से आंसू आ गया और बोली रेस्ट हाउस में कि देखो दिलीप, तुम अब हमको छोड़ दो। तो मैं बोला कि नहीं माँ, जब तक मैं जिंदा हूँ छोड़ कैसे दूँगा, जब इतना चीज़ ऊपर वाले की है तो और करेंगे। मैं इस ढंग से उनका इलाज किया। खैर भगवान की जो मर्जी, वो एक बच नहीं पाई, एक्सपायर कर गई। मैं फिर से टूट गया, एकदम ही टूट गया। फिर मेरी बहन की शादी करनी थी, तो फिर मेरा प्रयास जारी रहा। फिर मैं कोशिश किया, फिर 2-3 साल संघर्ष किया। बहन की शादी ठीक हो गई, फिर मैं अपना ऊपर वाले के कृपा से शादी विवाह हो गई और यही चल रहा है, अभी कुछ खास नहीं। अपना जो कर्म है, हमको लगता है कि कर्म अच्छे से करना चाहिए और दूसरों से कंपैरिजन कभी करना नहीं चाहिए इंसान को। इंसान सबसे ज़्यादा टूटता कहाँ है कि उनके पास बंगला है, उनके पास गाड़ी है, और मेरी उम्र का वो है, उसको देखो।
उसको नहीं देखना है, अपने लक्ष्य को देखना है। जो आदमी अपना लक्ष्य पे ध्यान देगा उसको सफलता ऊपर वाला देंगे और जरूर देंगे, ये मुझे विश्वास है। मुझे अपनी इस जीवन का संघर्ष से यही आज सीखे हैं कि एकाग्रता बनाना है अपने कर्म के प्रति और दूसरों से कभी तुलना नहीं करना है। तो आप अपने कर्म को लगातार निरंतर एक सिस्टम की ओर बना करके, एकाग्रता बना करके काम कीजिए और सफलता ऊपर वाले जरूर देंगे। और संघर्ष से घबराना नहीं है, संघर्ष करते रहना है और संघर्ष जो करते एकाग्रता बना के संघर्ष करेगा उसको सफलता जरूर मिलेगा। ऐसा मेरा सोच है, ऐसा मेरा विचार है। और सभी युवाओं को हम कहना चाहेंगे लास्ट में कि 3 चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखें। काम को एकाग्रता बना के कीजिए, मेहनत में कभी पीछे नहीं हटिए कि आज धूप है आज छाँव है, नहीं, आपका काम अभी है तो अभी कीजिए। और दूसरी सबसे लास्ट है कि आपको काम करना है लेकिन समय पे करना है। ऐसा नहीं कि चलो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, और परसों आप करते हैं तो 2 दिन लेट हो गए। इसलिए संघर्ष कीजिए, टाइमली कीजिए, मेहनत से कीजिए, ईमानदारी से कीजिए। यही कह के मैं अपनी अच्छा, मैं इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले कुछ चीज़ और जानना चाहूँगा। हाँ, हर आदमी के संघर्ष में उसकी अपनी मेहनत तो होती ही है, कुछ ऐसे लोगों का साथ होता है जो बहुत महत्वपूर्ण होता है। कुछ लोग हौसला देने वाले होते हैं, कुछ लोग फिनेंशियल सपोर्ट करने वाले होते हैं। उन लोगों का जिक्र आप करना चाहेंगे और उन लोगों के बारे में बताना चाहेंगे जिनसे आपको प्रेरणा मिलती थी, जिनसे आपको हौसला मिलता था, जिनसे आपको किसी भी तरह का सपोर्ट मिलता था। ऐसे लोगों देखिए, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं इसमें, बट 2 आदमी ऐसे हैं जिसमें सबसे पहली मेरी माँ है। जो परिवार का मैनेजमेंट कैसे होता है वो हमको ऐसा लगता है कि उससे बेहतर कोई नहीं सिखा सकता है। इसमें उनका बहुत योगदान रहा है। और समय पर जब हम टूट रहे होते हैं तो ऐसे में कि नहीं दिलीप चलो और कोशिश करो और कोशिश करो। एक मेरे रिश्तेदार फूफा जी हैं, उन्होंने काफ़ी समय पर सपोर्ट किया। मतलब पैसा कौड़ी की कोई अहमियत तो ऐसा नहीं लगता था, लेकिन जिस समय वो बोल्डली वो समझाते थे कि नहीं दिलीप थोड़ा और संघर्ष करो, सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा और संघर्ष करो। मतलब जब हौसला टूटने लगता जब हौसला टूटने लगता कि नहीं अब नहीं, अब बहुत ज़्यादा हो गया, अब हमसे नहीं होगा, तो वो बहुत हमको हौसला देते थे। और वो भी काफ़ी संघर्ष करके आगे बढ़े हैं। तो हम उनके ही मतलब क्या बोलते हैं उसको, देख रेख में कहिए कि हम आज सही है, सब कुछ सही चल रहा है। मतलब उनके जीवन से भी प्रेरणा मिलती थी। हाँ। और उनके बात व्यवहार से भी आपको बहुत सपोर्ट मिलता। हाँ, सभी हमेशा हमारे साथ वो खड़े रहे हैं। यही है मेरी कहानी। तो अभी आप तो ये मेरे ग्रामीण भी हैं, बहुत अजीज मित्र भी हैं और बड़े भाई भी हैं। मैंने इनको बचपन से देखा है। अब इनकी लाइफ स्टाइल अभी एक मध्य वर्ग परिवार जैसा होता है, वैसा उसमें कोई नहीं है। अच्छी ये ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन इस ज़िंदगी जीने के लिए अगर इन्होंने अपने संघर्ष को से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया होता, अगर ये संघर्ष से कहीं से मुंह मोड़ लेते, मेहनत से मुंह मोड़ लेते, तो आज इनका परिवार बिखर जाता, या फिर जिस लेवल पे जिस तरह से अपनी जिम्मेवारियों का निर्वाह अच्छे ढंग से इन्होंने किया है वो नहीं हो पाता। और अभी जितना ये सुकून शांति से या एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं वो चीज़ नहीं होता। और तो कुल मिला के यही है कि इनके सक्सेस, इनकी संघर्ष ही इनकी सक्सेस है। और एक सार्थक संघर्ष जो है वही असली सफलता है। आप ये चीज़ समझेंगे तो लाइफ में कभी भी फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे। सफलता का मतलब ये नहीं है मेरे नज़र में कहीं से कि आप उनके तरह हो जाए, आप उनके तरह हो जाए, नहीं। आपके पास जो भगवान जिम्मेदारी दिए उस सब को देखते हुए, उस सब से निकलते हुए, और आप जैसे सामान्य लोग जी रहे हैं वहाँ तक भी अगर आ गए तो आपसे बेहतर मेरे नज़र में कोई सफल नहीं है। तो फिलहाल आज की कहानी हम यहीं ख़त्म करते हैं और फिर किसी इंस्पिरेशनल, किसी संघर्ष की कहानी हम आपको सुनाएंगे जिससे आपको हिम्मत मिले, हौसला मिले। तो बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।